एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू किया था और कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने डिस्कस ये किया था कि एक स्टेटमेंट है जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनती है, जिसमें हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो कितना है। हम लोग टोटल ट्रांजैक्शन को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, एक इन्वेस्टिंग और एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनेंसिंग अलग से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बेसिक से पर्पस के लिए बनाई जाती है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू जो कैश जनरेट कर रहा है, नॉट रेवेन्यू, कैश जो जनरेट कर रहा है वो किस मेन एक्टिविटी से कर रहा है। दैट विल डिफाइन द सक्सेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कि वो लॉन्ग टर्म चलेगी कि नहीं चलेगी। इफ यू आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है। अगर आप कैश तो जनरेट कर रहे हो लेकिन वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है, इसका मतलब आप एसेट बेच के कैश जनरेट कर रहे हो या फिर आप पैसा बोरो कर करके कैश जनरेट कर रहे हो, तो मतलब वो काफी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। इसलिए एनालिसिस का पार्ट है। जब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होता है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बनाते हैं। अब बनाते समय हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं? मैंने आपको बता दिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जो बेसिक काम होता है वहां से जो कैश फ्लो कितना आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो एसेट्स से इन्वेस्टमेंट्स और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और आपके इक्विटी से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और इक्विटी से रिलेटेड है, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो तीनों एक्टिविटीज में आपको अलग अलग कैश फ्लो बताना होता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन कौन से दो मेथड्स होते हैं? एक आपका डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। दोनों से आपका आंसर सेम आता है। आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। और दूसरे होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसमें हम लोग हमेशा डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करते हैं। और तीसरा होता है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम लोग हमेशा डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन टाइप 1 जैसे मैंने आपको बोला था, जिसमें आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट के अकाउंट दिए होते हैं। उसमें उसकी खूबसूरती ये होती है कि आपको कैश ट्रांजैक्शन अलग से निकालनी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी गिवन होती हैं। तो आपको कैश ट्रांजैक्शन को सिर्फ फॉर्मेट में डालना है। ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग में कर देंगे, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग में कर देंगे और फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग में कर देंगे। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। टाइप 2 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है और एटलीस्ट 2 बैलेंस शीट गिवन होती हैं। एक करंट ईयर की, ऑफकोर्स एक पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन होती हैं और वहां आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को बोल दिया जाता है। अब आपके पास डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग के लिए और इनडायरेक्ट दोनों फॉलो कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोली गई है तो आप जितने भी लेजर अकाउंट ओपन कर सकते हो वो आपने ओपन करने हैं, जितने भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। और फिर जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन उसको प्लॉट कर दीजिए एंट्रीज के थ्रू। इंफॉर्मेशन कहां से लोगे? कुछ इंफॉर्मेशन आपको पीएनएल से मिलेगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के नीचे दी होती है वहां से मिल जाएगी। यू हैव टू पोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। जब आप सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दोगे तो आपको उनको बैलेंस कर देना है और बैलेंस करने के बाद बैलेंस करना आना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी लेजर में, अगर मान लीजिए डेटर के लेजर में अगर बैलेंस आ रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिटर के लेजर में बैलेंस आ रहा है तो क्या होगा, कौन सी चीज मिसिंग हो सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट मैच नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो मिसिंग आइटम कौन सी हो सकती है। तो इस चीजों का आपको पता होना चाहिए। वो निकालने के बाद आप फिर कैश ट्रांजैक्शन हाईलाइट कर लोगे। तो कैश ट्रांजैक्शन पता लगी है तो फिर आपने फॉर्मेट में डाल देनी है। जो ऑपरेटिंग है ऑपरेटिंग में चली जाएंगी, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग में चली जाएंगी और फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग में चली जाएंगी। तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट्स गिवन होती हैं। अब जहां पर बैलेंस शीट गिवन है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते। आपको वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड फॉलो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, अदर इनकम नहीं है, डायरेक्ट खर्चे नहीं गिवन है, तो आप डायरेक्ट मेथड कैसे फॉलो कर लोगे? लेकिन क्योंकि एसेट साइड गिवन है तो इनडायरेक्ट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो। और क्योंकि लायबिलिटी साइड गिवन है तो वहां पर भी आप फाइनेंसिंग के लिए डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन करना कैसे है? क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नॉन ऑपरेटिंग लेजर बना लेने हैं।
याद रखना, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग लेजर बनाने है, सारे बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग में आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लेजर हो जाएंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लेजर हो जाएंगे, आपको सारे नहीं बनाने की जरूरत है। वो लेजर बना के उनको पोस्ट कर दीजिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए, यही करना है। इससे आपके पास दो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। एक इंफॉर्मेशन वो एक्टिविटीज हो जाएंगी जो नॉन ऑपरेटिंग है लेकिन पीएल में डेबिट या क्रेडिट हुई है, तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने में वो मदद करेंगी। और दूसरा आपके पास एक्टिविटीज आ जाएंगी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की, कैश ट्रांजेक्शन, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वहां से निकल जाएंगी। क्लियर है? तो इसके बारे में थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे चलेंगे। इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बैक रूट से बनाते हैं। ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने। इनडायरेक्ट मेथड का आपको बैक रूट से बनाना है, मतलब आपके पास फाइनल अकाउंट गिवन नहीं है, लेकिन वो फाइनल अकाउंट का जो एंड वाला प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है, कहां जाता है बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो हम ये निकाल लेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था, और फिर रिवर्स चलते जाएंगे, और वहां से जितनी भी उस प्रॉफिट में जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इफेक्ट है उसको हटाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए कैसे। अब आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो ये है नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया? ऑफ कोर्स आपको बैलेंस शीट से ये प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैसे मिलेगा? आप निकालोगे ओपनिंग बैलेंस, एक मिनट, क्लोजिंग बैलेंस इन, मैं यहां बना देता हूं, एक मिनट, इस फॉर्मेट को अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं ताकि डाउट ना आए आपको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। यहां आपका पर्टिकुलर आ गया अमाउंट। अब आपके पास सीधा तो नॉर्मली क्या होता है, हम सबसे पहले क्या डाल देते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशन, या रेवेन्यू से कितना, सेल करने से कितना कैश आया, फिर डेटर से कितना कैश आया अगर डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होते, फिर उसमें से क्रेडिटर्स को कितना कैश पे किया, या कैश परचेज कितने की, एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए कितना कैश पे किया, या अदर एक्सपेंसेस के लिए कितना कैश पे किया, उसके बाद टैक्स कितना पे किया, माइनस करके आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो सारी ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि पीएनएल गिवन नहीं है। तो हमें पीएनएल की इंफॉर्मेशन निकालनी है लेकिन वो गिवन नहीं है, तो हमें बैलेंस शीट से ही चलना पड़ेगा। अब पीएनएल का लास्ट बैलेंस बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है, तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वाला बैलेंस निकाल लेते हैं। कैसे आएगा? आपको याद है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां ऐड होता है? सरप्लस अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट, और इसमें से लेस ओपनिंग बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट, ये आप माइनस कर दोगे, तो ये जो आएगा प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन एंड टैक्स, ये आपका प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन और टैक्स के बाद। जो आपके सरप्लस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो एप्रोप्रिएशन करने के बाद और टैक्स माइनस करने के बाद होता है। अब इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस हो रखी होती है। हमें चाहिए क्या? देखो आपका टारगेट क्या है, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए पहले। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा, पहले तो डिफरेंस ले लिया हमने, और डिफरेंस लेने के बाद आपको जितनी भी एप्रोप्रिएशन ऐड बैक करनी पड़ेगी। क्यों ऐड बैक करनी पड़ेगी? क्योंकि जब आपने रिजर्व एंड सरप्लस का खाता बनाया तो इस तरीके से बनाया होगा कुछ, ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट सरप्लस अकाउंट, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ऐड किया होगा, ये आपका टोटल आया होगा, उसमें से आपने एप्रोप्रिएशन माइनस कर दी होंगी। एप्रोप्रिएशन में आपने जो डिविडेंड पे किया होगा वो माइनस किया होगा, या कोई जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर किया वो इसमें से माइनस किया होगा। आपने रिजर्व एंड सरप्लस का खाता बनाया है ना, और अगर अदर रिजर्व को ट्रांसफर किया वो माइनस किया होगा। ये माइनस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट, बैलेंस शीट में आपका ये जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दिस इज द प्रॉफिट दैट यू हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि ये आपको कहां से मिला होगा, पीएनएल से मिला होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से मिला होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका और इसका डिफरेंस ले लिया। ये कहां से मिलेगा, आपको बैलेंस शीट के नोट्स में से मिल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। फिर आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें ये वाली चीजें ऐड बैक कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाली फिगर आ जाएगी। रिवर्स कर दो ना सारी ट्रांजैक्शन को, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस ले लो और एप्रोवेशन ऐड बैक कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के सब सीधा एंड पे पहुंच गए आप लोग, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जाते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है, ठीक है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको पता नहीं है तो आप बैक डोर से एंटर कर रहे हो। पीएनएल में घुसना, पीएनएल में ही है, तो जहां से दरवाजा मिलेगा वहां से घुसेंगे। पीएनएल की पूछ कहां एंड होती है, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वहीं से उठा लिया, ठीक है। जो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में गिवन है, एक तो ये वाला बैलेंस दिया होगा, ये वाला बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हुआ होगा, और ओपनिंग बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा, सॉरी नोट्स टू अकाउंट से मिल जाएगा। और ये भी पता चल जाएंगी कि एप्रोप्रिएशन कौन कौन सी की है, ये कहां से मिल जाएंगी, ये भी नोट्स टू अकाउंट्स में से मिल जाएंगी, रिजर्व एंड सरप्लस के खाते से। बस इसको ऐड बैक कर दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाली फिगर आ जाएगी। तो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं एप्रोप्रिएशंस। देखिए ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने मेन बैच में किया हुआ, काफी डिटेल में डिस्कशन किया। आई थिंक 2 दिन लगा दिए थे सिर्फ इनडायरेक्ट फॉर्मेट को समझने में, 2 बार डिस्कस किया था। तो इसलिए यहां पर इतना जितनी जरूरत है उतना ही बता पाऊंगा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। एप्रोप्रिएशन में जहां जहां पैसा गया है, कहां कहां गया है, एक आपका डिविडेंड में गया होता है, वो मैंने ऐड बैक कर दिया, और दूसरा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया कोई भी, वो ऐड बैक कर दिया। ऐड बैक करने के बाद आपके पास जो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ गया आपके पास। ये वो प्रॉफिट है, ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का नेट प्रॉफिट है। अब इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हटा देंगे, क्यों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, फाइनेंसिंग भी हो सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट अलग से हाईलाइट करके दिखाना होता है, इसलिए आप एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट हटा दीजिए अगर आपके पीएनएल में वो जुड़ी हुई है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई होगी तो पीएनएल में क्रेडिट हुई होगी, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ होगा तो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा। तो उसके इफेक्ट को आप उन्हें खत्म करना है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, एक बार हटा दो। बाद में देखेंगे, अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में एडजस्ट कर देंगे, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में एडजस्ट कर देंगे, और फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। हटाया इसलिए जाता है कि आपको उसका इफेक्ट अलग से दिखाना है, बीच में मिक्स नहीं कर देना। तो इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस कर दोगे, इट कुड बी प्लस, इट कुड बी माइनस, सॉरी पहले टैक्स ऐड बैक करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यानी कि मैंने टैक्स का इफेक्ट भी हटा दिया, यानी कि मैं पीएनएल के अंदर घुसता जा रहा हूं, और वहां पे जो ट्रांजैक्शन मुझे नहीं चाहिए उनको हटाते जाओ, ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन बच जाएंगी। फिर ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन को मैं कैश ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो पहला मेरा काम है कि मुझे सिर्फ एंटर होना है पीएनएल में, तो इनडायरेक्टली मैं पीएनएल में एंटर हो गया, जो जो चीज आती जाएगी, जो जो चीज मुझे नहीं चाहिए उसको हटाता जाऊंगा। अगर आप पीएनएल में सबसे पहले एंटर हो गए तो सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स मुझे नहीं चाहिए, अब बोलोगे सर टैक्स तो ऑपरेटिंग ही होता है, तो उसको क्यों हटा रहे हो, टैक्स का इफेक्ट अलग से दिखाना होता है, ठीक है, कि ऑपरेटिंग का कितना, इन्वेस्टिंग का कितना, फाइनेंसिंग का कितना, तो फिलहाल उसको हटा दो। जब आप आगे जाते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आती हैं, पीएनएल में जुड़ी या प्लस या माइनस हुई होती हैं, तो आप उनको भी हटा दो। अगर जुड़ी है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो,
ठीक है, उनको हटाने का लॉजिक ये होता है कि भाई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट अलग से दिखाना होता है कि ऑपरेटिंग में होंगी। देखो अगर आप शेड्यूल 3 की बात करते हो ना, उसमें जो पीएनएल बनता है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाती है। ठीक है, अगर आमदन होगी तो एसपीएल में क्रेडिट हुई होगी, अगर लॉस हुआ होगा तो एसपीएल में डेबिट हुई होगी। ऑपरेटिंग भी हो, इन्वेस्टिंग भी हो और फाइनेंसिंग भी हो, सारी एक्टिविटीज वहीं डली होती हैं। तो उन तीनों उनको हटाना जरूरी है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बाद में डाल लेंगे एंड में जाके, लेकिन एक बार हटाना है आपने। ऑपरेटिंग हो तब भी और इन्वेस्टिंग हो तब भी और फाइनेंसिंग हो तब भी। तो मैं प्लस माइनस कर रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये बिफोर आ गया, बिफोर टैक्स हो गया, टैक्स भी हटा दिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी हटा दिया। अब क्या है, अब हमारे पास ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन बच गई है, टैक्स भी हटा दिया, अब हमारे पास ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन बच गई है। अब उस ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन में से नॉन ऑपरेटिंग को हटा दो। ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, ऑपरेटिंग भी हो सकती है और फाइनेंसिंग भी हो सकती है। जो पीएनएल में डेबिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट होती है वो जरूरी नहीं होती है कि ऑपरेटिंग की पीएनएल में डेबिट क्रेडिट होंगी। हमारा जो स्टेटमेंट और पीएनएल है उसमें तीनों टाइप की ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, ज्यादातर ऑपरेटिंग होती हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन को भी जो पीएनएल में क्रेडिट करते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, और लॉस डेबिट भी तो करते हैं, जैसे जैसे इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सब ट्रांजैक्शन नॉन ऑपरेटिंग होती हैं लेकिन पीएनएल में डेबिट हुई होती हैं। इनको क्या करना है, हटाना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन डेबिटेड टू एसपीएल। नॉन ऑपरेटिंग लेनी है जो पीएनएल में डेबिट हुई होंगी। ठीक, एक काम करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग के साथ नॉन कैश भी कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग भी हटा दो और नॉन कैश भी हटा दो। ठीक है, क्योंकि हमें तो कैश ट्रांजैक्शन ही चाहिए ना, हमें ऑपरेटिंग एंड कैश दो, मतलब दोनों एंड बीच में है, ऑपरेटिंग भी चाहिए और एंड कैश भी चाहिए। तो अगर हमारे पीएनएल में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन डेबिट हो रखी है, लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसको भी हटाना है। और अगर हमारे पीएनएल में कोई नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन डेबिट हो रखी है उसको भी हटाना है। तो मैं कह रहा हूं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर एसपीएल में डेबिट हुई है तो उसको हटा देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, उसको हम ऐड बैक कर देंगे, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट स्लैश इन्वेस्टमेंट, उसको भी हटा देंगे, जैसे इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी हटा देंगे, लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं जो पीएनएल में क्रेडिट भी हुई होंगी, उनको भी हम लोगों ने क्या करना है, हटा देना है। हटाने का मतलब है उनको लेस कर देंगे क्योंकि वो जुड़ी होगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिटेड टू एसपीएल। जनरली ना कोई नॉन कैश नेचर की ट्रांजैक्शन पीएनएल में क्रेडिट होती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन कैश नहीं शब्द यूज किया। तो नॉन ऑपरेटिंग है वो हटा दिया। अब हमारे पास एक तरीके से सिर्फ ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन बच गई है, सिर्फ, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग तो मैंने हटा दी। अब आप देखो, आप इनडायरेक्ट मेथड में पीएनएल के अंदर घुस गए हो, आपने प्रॉफिट उठाया बैलेंस शीट से, टैक्स हटाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हटा दी, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग हटा दी, तो बची कौन सी, ऑपरेटिंग बच गई। अब ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा भी तो हो सकता है जो हो तो गई है लेकिन कैश फ्लो नहीं हुआ, जो सीधा वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करेगी, कैश को प्रभावित नहीं किया उसने, तो वो तो हटानी पड़ेंगी ना, वो भी हटानी पड़ेंगी हमें। यानी कि ऑपरेटिंग होने के बावजूद ऐसी ट्रांजैक्शन है, देखो नॉन ऑपरेटिंग तो हटाई दी,
लेकिन ऑपरेटिंग होने के बावजूद कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन बची हुई हैं जो ऑपरेटिंग तो है लेकिन उनमें कैश फ्लो नहीं हुआ। तो आपको मालूम है कैश फ्लो में आपको सिर्फ कैश फ्लो वाली ट्रांजैक्शन लेनी है जिसमें कैश या कैश इक्विवेलेंट का फ्लो हुआ हो, तो आप उनको भी हटाओगे। उनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये ट्रांजैक्शन वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करती हैं, या तो करंट एसेट को बढ़ाया होगा इसने या करंट लायबिलिटीज को बढ़ाया होगा। ऑपरेटिंग करंट एसेट को बढ़ाया होगा या ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज को बढ़ाया होगा, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में सारे वर्किंग कैपिटल की बात नहीं कर रहा, ऐसे तो नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को प्रभावित कर सकती है ना। इंटरेस्ट अक्रूड करंट एसेट है आपका बट ऑपरेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वो लेनी है जो ऑपरेटिंग हो, वो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लेने। याद रखना क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, आपको यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के इफेक्ट को हटाना है। नॉन ऑपरेटिंग तो हम पहले ही हटा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ब्याज आपका आउटस्टैंडिंग है, क्या उसने वर्किंग कैपिटल को प्रभावित किया? करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा ना वो। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल को तो प्रभावित कर दिया, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे हटाएंगे नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी हटा चुके हैं ऊपर नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन में हम। अब यहाँ पर बची ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिनमें कैश फ्लो हुआ ही नहीं, तो उनको हटाते हैं। उसमें सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन होती है करंट डेटर्स वगैरह की, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, इन्वेंट्रीज की, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर करंट एसेट बढ़ते हैं, करंट एसेट बढ़े हैं, ऑपरेटिंग करंट एसेट अगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास कैश नहीं आ रहा। आपने वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट निकालने में तो काउंट की होगी। मान लीजिए आपके डेटर बढ़ गए, जब आपके डेटर बढ़े तो वो ट्रांजैक्शन आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय तो काउंट की होगी, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल रेवेन्यू आता है, लेकिन उसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि डेटर बढ़ गई, वो तो पैसा डेटर में चला गया, कैश फ्लो हुआ ही नहीं। तो उसके इफेक्ट को खत्म करना है हमने। तो जब भी करंट एसेट बढ़ते हैं या डेटर बढ़ रहे हैं या ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो पैसा आया नहीं आपके पास, कैश इनफ्लो नहीं हुआ, लेकिन इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। इस प्रॉफिट में क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जुड़ा हुआ है, तो हटा दो, माइनस कर दो। इसलिए जब भी करंट एसेट बढ़ते हैं, इट मींस कैश नहीं आया। करंट एसेट बढ़ने का मतलब ये कैश नहीं आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट ऑलवेज माइनस होंगे, तो माइनस कर रहा हूं, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट एसेट, सिर्फ ऑपरेटिंग वाले लेने, माइनस करेंगे इसको। ऑपरेटिंग वाले जिसमें आपके डेटर्स आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें आपका स्टॉक बढ़ेगा तो भी नहीं लेना, तो भी माइनस करना है, इन्वेंट्री बढ़ जाए तो भी माइनस करना है, जिसमें आपके अदर इंटरेस्ट अदर कोई इनकम है जो ऑपरेटिंग है लेकिन पैसा आया नहीं है, तो वो भी यहाँ पे माइनस होगा। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप ऑपरेटिंग करंट एसेट जब बढ़ते हैं तो माइनस क्यों करते हैं इसमें से। इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो जो बढ़ने का मतलब ही है कि कैश फ्लो नहीं हुआ, लेकिन उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, तो उसको हटा दिया। मेन क्लास में मैंने एक एक आइटम लेके आपको याद होगा समझाया था, एक एक आइटम को डिस्कस किया था कि बढ़ रही है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं, अच्छा अगर डिक्रीज होते हैं ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट एसेट, अगर आपके ऑपरेटिंग करंट एसेट है और डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने करंट पैसा भी रिकवर कर लिया और पिछले साल का पैसा भी रिकवर कर लिया। अगर आपके करंट एसेट पिछले साल के मुकाबले में कम हुए हैं, इसका मतलब आपने पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग पैसा रिकवर कर लिया। लेकिन पिछले साल वाला जो पैसा होगा इस करंट सेल में तो नहीं आया होगा। करंट सेल में तो करंट रेवेन्यू में से तो करंट ईयर का ही ट्रांजैक्शन आई होगी। मान लीजिए आपके पास ओपनिंग डेटर थे 10 लाख के, क्लोजिंग रह गए 6 लाख के। आपके पास ओपनिंग डेटर थे 10 लाख के, क्लोजिंग रह गए 6 लाख के। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट की सेल तो कैश में हो ही गई, तो पिछले जो डेटर का बकाया था वो भी आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया 4 लाख। अब कैश फ्लो तो बढ़ गया,
लेकिन वो इसमें इफेक्ट नहीं आया होगा, क्योंकि ये तो हम प्रॉफिट से निकाल रहे हैं और प्रॉफिट में सिर्फ करंट ईयर की सेल आई होगी, तो उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो डिक्रीज है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या होता है? अगर ऑपरेटिंग लायबिलिटीज बढ़ी है तो मतलब आपने पेमेंट नहीं की। अगर आपकी ऑपरेटिंग लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, दैट मींस कि आपने उसके लिए पेमेंट नहीं की। जब आपने उसके लिए पेमेंट नहीं की है तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो होगा ना। आपका जो पीएनएल बना हुआ होता है वो तो अक्रूवल बेसिस पे बना हुआ है ना, वहां तो कैश नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों डाली होंगी। आपने मान लीजिए क्रेडिटर को पे नहीं किया, तब भी परचेज तो यहाँ पे आई हुई है ना, लेकिन कैश फ्लो नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ी हैं, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज बढ़ी हैं, इसका मतलब आपने कैश पे ही नहीं किया। तो अगर आपने कैश नहीं पे किया तो इसका मतलब हमारे पास कैश बच गया, तो ऐड करो। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यहां जो आपने नेट प्रॉफिट उठाया वहां तो वो माइनस हो रखा होगा ना, परचेज खर्चा बना होगा, लेकिन कैश तो गया नहीं है, तो ऐड कर देते हैं। इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज, और सिमिलरली अगर डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज हैं वो आपको माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपने करंट ईयर में पे किया है, कैश आउटफ्लो हो गया, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं आया होगा क्योंकि ये तो करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर इसको माइनस कर दिया। करने के बाद आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिफोर, अब यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स का इफेक्ट लेना पड़ेगा। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपकी ऑपरेटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग भी हो सकती है और फाइनेंसिंग भी हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग है तो यहां प्लस माइनस हो जाएगी, अलग से देखो, इफेक्ट अलग से दिखाना आपने, इसलिए मैंने वहां से हटा दिया था शुरू से। ठीक है, तो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर इनफ्लो हुआ है तो जुड़ जाएगा, अगर आउटफ्लो हुआ है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अब यहां पर टैक्स पे माइनस कर देंगे, टैक्स पेड माइनस करना है, प्रोविजन माइनस नहीं करनी है। ठीक है, टैक्स पेड माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। अब इस इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करने के लिए आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शन चाहिए? आपको टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज तो डिफरेंस ही ले लेंगे, है ना। करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज तो आपको कहां से पता चल जाएगा? डिफरेंस। इनके लेजर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, आपको लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास नॉन ऑपरेटिंग लेजर बनने चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है तो आपको ऑपरेटिंग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेजर भाई बना ही नहीं पाओगे। आपने डेटर का लेजर ओपन कर लिया, सेल ही नहीं पता, कंप्लीट कैसे करोगे? आपने ट्रेड पेबल का लेजर ओपन कर लिया, आपको परचेज ही नहीं पता, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? बीआर का लेजर, बीबी का लेजर ओपन कर लिया, आप उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, उसका तो सिर्फ डिफरेंस ले लेंगे। देखो, जहां पे डायरेक्ट मेथड है वहां लेजर सारे बनेंगे, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी, सारे, क्योंकि वो सारे कंप्लीट भी हो जाएंगे और कैश ट्रांजैक्शन आ जाएंगी
और कैश ट्रांजैक्शन आने से फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में उनको प्लॉट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है तो आपको ऑपरेटिंग लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि आप बना ही नहीं पाओगे। ऑपरेटिंग लेजर कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट के सारे लेजर, आपकी इन्वेंट्री का लेजर आप बना नहीं पाओगे क्योंकि परचेज नहीं पता होगी। आप डेटर का लेजर नहीं बना पाओगे, सेल नहीं पता होगी। आप अदर इनकम, ऑपरेटिंग अदर इनकम का लेजर बनाओगे, नहीं बना पाओगे। आपके पास क्रेडिटर का लेजर नहीं आप बना पाओगे। आप ट्रेड पेबल का लेजर नहीं बना पाओगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट के तो बनाने ही नहीं है, वो तो कैश फ्लो, उसमें तो कैश फ्लो होता ही नहीं है, तो वो लेजर आपने नहीं बनाने क्योंकि कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे और उनकी जरूरत भी नहीं है। तो आप देखो, हमने उनको तो सिर्फ डिफरेंस को एडजस्ट किया यहां पर। ऑपरेटिंग वालों को तो डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए हमें। लेकिन आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लेजर बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? दो मकसद है। जब आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लेजर वर्किंग नोट में बनाओगे ना, एक तो वहां की कैश ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगी। वो कैश ट्रांजैक्शन आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालने में मदद करेंगी। सेल ऑफ एसेट कितनी हुई है, इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी है, शेयर कितने इशू किए हैं, डिवेंचर कितने रिडीम हुए हैं, इंटरेस्ट कितना पे किया है, कितना, वो सब चीजें, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, लोन कितना बोरो कर लिया, ये सब कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग लेजर बना के पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चल सकता। वहां पे आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो। एक इंफॉर्मेशन तो आपको इन लेजर से ये मिलेगी, दूसरी इंफॉर्मेशन इन लेजर से ये मिलेगी कि इन लेजर्स की कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो पीएनएल में चली गई है, तो उनको हटाना भी तो है। इन्हीं लेजर से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से हमें ये आइडिया लगेगा कि ये वो ट्रांजैक्शन है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, आइदर इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, लेकिन पीएनएल में डेबिट या क्रेडिट हो रखी है, तो उनको वहां से हटा देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि एसेट की सेल के ऊपर प्रॉफिट हुआ है? एसेट का अकाउंट बना के पता चलेगा, तो वो हटा देंगे। पीएनएल में क्या होगा? प्रॉफिट लॉस। इस तरीके से, इसलिए हमें सिर्फ यहां पे नॉन ऑपरेटिंग लेजर बनाने हैं जब आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना होता है। क्लियर है? ठीक है। और जो आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो तो इजी ही है, सीधा सीधा आपको फॉर्मेट में लिख देना है। और जो टाइप नंबर 4 है क्वेश्चन, उसमें तो इजी है, जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा, उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। टाइप 4 में जनरली क्या होती है? ट्रांजैक्शंस गिवन होती है, बैलेंस बुलेंस कुछ नहीं गिवन होते। जनरली आपके पास क्या गिवन होती है? ट्रांजैक्शंस गिवन होती है, उन ट्रांजैक्शन के सहारे आपने कंप्लीट करना होता है। तो वहां कोई लेजर नहीं बनता, 15-20 पॉइंट दिए होते हैं क्वेश्चन में और आपको क्या करना होता है? कैश फ्लो बनाना होता है। आइदर कभी वो तीनों पूछ लेते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, अच्छा वहां लगते डायरेक्ट मेथड ही है, इनडायरेक्ट मेथड नहीं लगेंगे वहां पर। अगर आपके अदर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको ऑल द केसेस डायरेक्ट मेथड फॉलो करने पड़ेंगे फॉर ऑल एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। क्लियर? तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया, फिर तो इजी है, कैश ट्रांजैक्शन हाईलाइट करो और फॉर्मेट में डाल दो। आपको फॉर्मेट तो पता है ना, कि दिखा दूं शेड्यूल, वहां मिलेगा फॉर्मेट आपको, AS3 में मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में आपने डाल देना है कैश ट्रांजैक्शंस को, पहला इजी है। सेकंड, आपके पास P&L भी गिवन है, आपके पास बैलेंस शीट्स भी गिवन है, सारे लेजर ओपन करके कैश ट्रांजैक्शन निकाल लो। जब कैश ट्रांजैक्शन आ गई तो फिर क्या करना है? फिर आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के डायरेक्ट मेथड फॉलो कर लेंगे, इनडायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बोलता है तो। और अगर आपके पास बैलेंस शीट ही है और P&L नहीं है, तो आपको सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग लेजर बनाने हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग आप बना नहीं पाओगे, ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक का लेजर, डेटर का, क्रेडिटर का, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बनेंगे ही नहीं। वहां पे आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा ऑपरेटिंग के लिए और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए डायरेक्ट मेथड। और टाइप 4 क्वेश्चन है अदर, अदर क्वेश्चंस में हमेशा डायरेक्ट मेथड ही लगते हैं। वहां पे जैसी जानकारी, वहां पे कोई लेजर नहीं बनता होता, स्टेटमेंट्स दी होती है, स्टेटमेंट से आपने निकालना होता है कि ऑपरेटिंग में क्या जा रहा है, इन्वेस्टिंग में क्या जा रहा है, फाइनेंसिंग में क्या जा रहा है। तो आइए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, पहली ही इलस्ट्रेशन है,
फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, टाइप 4 है। क्या है इसमें देखिए, इंटेलिजेंट लिमिटेड ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन सीधा ही दे दी, एक तरीके से कैश की ट्रांजैक्शन गिवन है, कैश फ्लो हो रहा होगा इसमें। इट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहते हैं लोन एडवांस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न देयर ऑन। सप्लायर्स को दिया है, क्या ट्रांजैक्शन होगा, सप्लायर्स को लोन एडवांस दिया है आपने, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज को दिया है, सब्सिडरीज को दिया है, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया और वहां से डिविडेंड आया है, डिविडेंड पे किया है, टीडीएस कटा है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्नड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन का अफेक्ट क्या है, कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्वेश्चंस ही बच गए हैं, अब हम 2 क्लासेस क्वेश्चंस के ऊपर लगा देंगे, तो आई थिंक वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही, क्वेश्चंस पढ़ के आइए ताकि डाउट हो तो डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।